गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और मानव भूगोल के पिछले चैप्टर में हमने प्रजातियों को पढ़ लिया था, प्रजातियों को देख लिया था, टेलर के अनुसार वर्गीकरण देख लिया, टेलर के सिद्धांत को देख लिया, प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों को देख लिया हमने, उनकी विशेषताओं को देख लिया। चलिए आज एक कदम आगे चल कर के हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विश्व की प्रमुख जनजातियों के पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने कक्षा 12 में भी दो प्रमुख जनजातियों को पढ़ लिया होता। एक काली जनजाति होती है, एक गोरी जनजाति होती है। गोरी जो जनजाति होती है वो एस्किमो को आपने पढ़ा होगा, और काली जो जनजाति होगी आपको उसने बुशमैन के रूप में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम वापस से उन्हीं को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्किमो जनजाति को। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम एस्किमो जनजाति को देखेंगे। क्या होती है एस्किमो जनजाति, कहाँ रहती है, क्यों रहती है, क्या क्या काम धंधे करते हैं। ठीक है, तो देखिए एस्किमो जनजाति प्राय ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह जनजाति पाई जाती है मुख्यतः अलास्का क्षेत्र में, अलास्का और उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया, साइबेरियाई क्षेत्रों में। यानी कि कह सकते हैं हम कि आर्कटिक महासागर जो है, उत्तरी ध्रुव महासागर जिसको बोलते हैं, उस उत्तरी ध्रुव महासागर के चारों ओर बर्फीले क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है सर, देखिए एस्किमो जनजाति मुख्यतः पाई जाती है अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में। बाकी ये जो स्कैंडिनेविया और साइबेरियाई क्षेत्र है, यहाँ पे अलास्का, ये जो है एस्किमो जनजाति, वैसी ही कुछ जनजातियाँ पाई जाती है। उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। स्कैंडिनेविया में लेप्स उनको कहते हैं, लेप्स। ठीक है, स्कैंडिनेविया उनको लेप्स के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया में क्षेत्र में इनको याकूत, चुकची, तुंग, सेमोइड आदि नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये भी एस्किमो जनजाति के ही उप विभाग कह सकते हैं, उपवर्ग कह सकते हैं। होते बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, बस इनका नाम अलग है। चलिए आप देखते हैं ये एस्किमो का मतलब क्या होता है। देखिए एस्किमो का सीधा सीधा मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाली। क्या एस्किमो का मतलब होता है? कच्चा मांस खाने वाले। ये लोग जो है अपना भोजन कच्चे मांस के रूप में ही खाते हैं, मांस को पकाते नहीं हैं। केवल क्या कहा जाए तो 100% रूप में ये जनजाति मांसाहारी जनजाति है। ठीक है, मैं आपको ये जो नोट्स बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते हुए चलिए। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला, और ये 100% रूप से कच्चा मांस ही खाते हैं और पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं। ठीक है, देखिए ये लोग क्या खाते हैं। देखिए इनके कुछ शिकार करने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। 3 ऋतुएं मुख्यतः मानी जाती है, सर्दी, गर्मी, बरसात। इसी तरीके से शीतकालीन आखेट की प्रक्रिया, इनकी 2 प्रक्रियाएँ होती है। शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट में इनकी 2 प्रक्रियाएं होती है, एक तो माऊपाक और एक इतुरपाक। गुरुजी क्या होता है ये? देखिए क्या होता है माऊपाक और इतुरपाक क्या होता है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है, ध्यान रखना। मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित ये जनजाति है, और इनका रंग रूप आकार बता दूं आपको, 150 से 160 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ये, और चेहरा इनका सपाट चौड़ा होता है। हल्के सफ़ेद से पीले कलर की ये जनजाति होती है। ये कुछ इनकी खास बात है। ठीक है, मंगोलाइड जनजाति से मिलती जुलती है। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं होते, ज़्यादा ठिगने भी नहीं होते, मतलब मध्यम से कम होते हैं। गोरे और पीले ये प्रकार के होते हैं। आँखें इनकी छोटी होती है, तिरछी होती है, आँखें तिरछी होती है इनकी। ठीक है, आँखों से आपको कुछ याद आता है, आँखें बहुत कुछ कह जाती है। ठीक है ना, आपने शेर सुना होगा, वो कई गानों में आपने सुना होगा कि आँखें ऊंची की तो दुआ बन गई, आंखें नीची की तो हया बन गई। हया कहते हैं शर्म को।
आंखें ऊंची की तो दुआ बन गई, आंखें नीची की तो हया बन गई, आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई। कज़ा कहते हैं गलती को। आंखें झुक एकदम से उठा लेता है ना ऐसे करके, आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई, आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई। इस तरीके से आंखें पता नहीं क्या क्या कह जाती है, और सबसे पहले आंखें ही करती है जो जुर्म करती है, बाकी सहना सबको पड़ता है। देखिए माऊपाक क्या होता है, दो प्रकार की आखेट पद्धति है इनकी, एक तो इतुरपाक और माऊपाक। कब? शीतकाल में। शीतकाल में दो प्रकार की आखेट पद्धति। देखिए शीतकाल में एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ जो आर्कटिक महासागर है, यानी कि वहाँ जितने भी जल क्षेत्र है वो सभी जल क्षेत्र उनके ऊपर क्या जम जाती है, बर्फ़। समझना इसको, उस जल क्षेत्रों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, यानी कि इधर भी बर्फ़ इधर भी बर्फ़, चारों तरफ बर्फीला वातावरण हो जाता है। उस बर्फ़ को कुछ तोड़ा जाता है तो उसके नीचे पानी रहता है, क्योंकि आपको मालूम होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्योंकि जो ज़मीन है हमारी उसके अंदर गर्मी रहती है, इस वजह से नीचे का पानी जो है वो पिघली हुई अवस्था में रहता है, ऊपर का पानी जम जाता है। ठीक है, तो ऊपर का पानी जम जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस बर्फ़ में छेद करते हैं। क्या करते हैं? छेद। आसपास एक साथ 3-4 छेद करते हैं एक ही जगह पे, तो उन छेदों में बाहर की तरफ ये बैठे रहते हैं। बाहर की तरफ, छेद के बाहर की तरफ एक हार्पून नाम का इनका भाला होता है, उस भाले को लिए ये बैठे होते हैं। अब क्या होती है, मछली जो होती है, मछली कौन सी होती है भाई? मछली 3-4 मछलियाँ होती हैं, इन मछलियों के नाम भी आप याद करने हैं। एक तो सील मछली होती है, देखिए मछलियों के नाम, एक तो सील मछली है, एक इसको तो जानते ही आप, वेल मछली, और एक वालरस मछली, हाथी की तरह दांत होते हैं इसके। वालरस मछली, सील मछली और वेल मछली, 3 प्रकार की मछलियाँ होती है। तीनों मछलियों के नाम याद रखना, एस्किमोस के काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की मछलियाँ होती है। तो ये मछलियाँ, इनमें से ये सील मछली, वेल मछली, वालरस, ये लगभग सभी मछलियाँ जो है फेफड़ों से सांस लेती है, गलफड़ों से नहीं, फेफड़ों से। तो क्या करती है ये मछलियाँ, जैसे ही इनको ऊपर खुला हुआ क्षेत्र दिखता है, बर्फ़ हटी हुई दिखती है, तो वहाँ ये मछलियाँ सांस लेने के लिए ऊपर आती है। अब जैसे ही ये ऊपर आती है तो ये भाला लेके बैठे रहते हैं। तो भाला लेके बैठे रहते हैं तो एक छेद में से इनको दिख जाता है कि मछली आ रही है, और दूसरे छेद में वो सांस लेने के लिए जैसे ही ऊपर आती है, वहीं पर ये उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ख़त्म करके अपने काम में लेते हैं। तो एक प्रक्रिया तो ये होती है, माऊपाक कहते हैं इसको कहते हैं प्रतीक्षा विधि। प्रतीक्षा बोले तो इंतजार। किसका इंतजार? मछलियों का। ठीक है, मछलियों का इंतजार करते रहते हैं कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, और आते उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। तो शिकार करने की प्रतीक्षा विधि को माऊपाक कहा जाता है। और दूसरी विधि होती है चारा डाल विधि। चारा डाल, इसमें चारा नहीं डालते, हमारे घास फूस पत्ते वगैरह रचका वगैरह नहीं डालते, ये डालते हैं मांस के कुछ टुकड़ों को, ये एक छेद में डालते हैं। उसी प्रकार के छेद कर लेंगे, एक छेद में मांस के कुछ टुकड़ों को डालेंगे, मछली उसको खाने के लिए आएगी, और दूसरे छेद से उसको मार दिया जाता है। इस तरीके से शिकार करने की, शीतकालीन शिकार करने की चारा डाल विधि को इतुरपाक कहा जाता है। शीतकाल में प्रतीक्षा विधि को माऊपाक नाम से जाना जाता है। तो शीतकालीन आखेट के संदर्भ में 2 चीज़ याद रख लीजिए, किस किस का शिकार करते हैं, सील मछली, वालरस मछली और वेल मछली का। ठीक है, कहाँ करते हैं ये? सागरीय क्षेत्रों में। ठीक है, बर्फ़ से जम जाता है, उसमें छेद करके ऐसा करते हैं। दूसरी प्रकार की विधि कौन सी होती है गुरुजी? देखिए दूसरा प्रकार का जो आखेट होता है इनका बसंतकालीन आखेट होता है। देखिए हमारे जो शास्त्र ग्रंथ है उसमें 6 ऋतुएं बताई गई है, लेकिन मौसम 4 माने जाते हैं, और यहाँ पे इनकी 3 प्रकार है। ठीक है, 4 मौसम आपको याद नहीं रहे तो इस तरीके से याद कर लेना, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम 4 मौसम 4। ठीक है, 4 मौसम हो गए, कौन कौन से? एक पतझड़, एक सावन, एक बसंत और एक बहार। 4 मौसम हो गए। बसंत में पत्ते झड़ जाते हैं, बहार कहते हैं बहार आ गई चारों तरफ, तो बहार में पत्ते खिल जाते हैं। सावन आप जानते ही हो, पतझड़ आप जानते ही हो। ठीक है, बसंत सर्दी को कहते हैं वैसे। चलिए
इतनी सी बात आप याद रखना, बस पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस में मौसम चार। चलिए बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट इनमें इनकी एक शिकार पद्धति होती है, उस शिकार पद्धति को कहा जाता है उतोक। बसंत काल में जो शिकार करते हैं उसको उतोक कहा जाता है। किस किस का शिकार करते हैं? वही मछलियों का शिकार और साथ ही साथ रेंडियर का शिकार भी करते हैं। किसका करते हैं? रेंडियर जो होते हैं, बारहसिंगा जो होते हैं, साथ ही साथ ध्रुवीय भालू। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, मछलियाँ और ध्रुवीय भालू, इनका ये शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए दो नावों का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। कौन कौन सी दो नावें हैं गुरुजी? एक तो कयाक है, एक उमियाक है। कुछ याक याक पाव पाक तौ पौक इस तरीके से इनके शब्द है, शब्दों को याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हो जाएंगे माऊपाक, प्रतीक्षा विधि, इतुरपाक, चारडाल विधि। उतोक बसंतकालीन आखेट पद्धति। कयाक नाव का नाम है, ये 6 मीटर लगभग लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है नाव, ठीक है। और उमियाक नाव में क्या करते हैं, ये हड्डियों से और चमड़ी से बनी होती है। उमियाक क्या होती है? उमियाक में ये जितने भी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं उसको ढोने के काम आती है। यानी कि ये चौड़ी नाव होती है और ये लंबी नाव होती है एक तरीके से, ठीक है। हारपून, एक हारपून शब्दावली और इनके हारपून। हारपून क्या है? इनका एक तरीके से भाला होता है जिसको ये फेंकते हैं, उसके पीछे डोर बंधी हुई होती है ताकि उसको पकड़ सके। समुद्र में फेंकते हैं क्योंकि मछलियों को मारने के लिए, मछलियों को पकड़ने के दूर से फेंकते हैं। अब उसके पीछे एक डोर बंधी होती है, उसको भी पकड़ के फेंकते हैं ताकि वो फेंके तो हो, ऐसा नहीं हो कि वो समुद्र में ही चला जाए, वो डोर के माध्यम से ही उसको पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये शब्दावलियाँ हैं। कयाक इनकी लंबी नाव होती है जो किससे बनी होती है? हड्डियों से, ठीक है, और चमड़े से बनी होती है। उमियाक इनकी एक बड़ी चौड़ी नाव होती है जो किससे बनी होती है? बड़े जानवरों को ढोने में काम आती है। चलिए इसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं। एक और है इनका शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट हमने देख लिया। ग्रीष्मकालीन आखेट देखते हैं। ग्रीष्मकालीन आखेट में क्या है? चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं। ग्रीष्मकालीन आखेट में क्या होता है? ग्रीष्मकालीन आखेट में यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे थोड़ी सी गर्मी आती है, गर्मी बोले तो 1 या 2 महीने की गर्मी, ठीक है, ज़्यादा दिन की नहीं, 1 या 2 महीने की गर्मी में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा धूप की रोशनी आनी शुरू हो जाती है। जो सागरीय बर्फ़ है, सागर के ऊपर बर्फ़ की जो परत है, वो बर्फ़ की परत पिघलना शुरू हो जाती है, पानी पानी चारों तरफ हो जाता है। साथ ही वहाँ पे कुछ घास उग जाती है, घास उग करके आ जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं? कृषि नहीं करते, घास खाने के लिए जो रेंडियर, बारहसिंगा, भालू, इसके अलावा खरगोश, चिड़िया, ये जितने भी जानवर हैं, ये जानवर उनको खाने के लिए आते हैं तो उनका शिकार करते हैं, ठीक है ना। उनका शिकार ग्रुप बना करके करते हैं, समूह में उनका शिकार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म काल में ये लोग जो है किस किस का? बारहसिंगा, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ बारहसिंगा, भालू, रेंडियर और खरगोश, बतख, हंस और चिड़िया आदि का शिकार करते हैं। बसंत काल में कुछ घास उग जाती है, कुछ वनस्पति उग जाती है। वहाँ पे इनकी जो महिलाएं होती है वो बेर इकट्ठे करने उन्होंने शुरू कर देता है, ठीक है, बेर इकट्ठे कर देती है वो। और ग्रीष्म काल में ही क्या होता है, जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है, सूरज की रोशनी वहाँ पे पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मात्रा में तेज़ पड़ती है, यानी कि चमक होती है। सूरज की गर्मी इतनी नहीं होती, लेकिन सूरज की जो रोशनी होती है, उस रोशनी के बर्फ़ पे पड़ने से परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने से वहाँ बहुत तेज़ चमक होती है, बर्फ़ में आप जा नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरीके से कांच के सामने हम बैठते हैं गर्मी के दिनों में, जब सूरज निकलता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो कांच के रिफ्लेक्शन को हम सह नहीं पाते हैं, हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। इसी तरीके से इनकी भी आंखें, ये भी इंसान ही है, इनकी आंखों पे जोर पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, वालरस जो होती है, वालरस मछली, उसकी हड्डियों से बने हुए इस तरीके की एक हड्डी का टुकड़ा ले लेते हैं ये, और उस हड्डी के टुकड़े में ये छेद कर लेते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से छेद कर लेते हैं और उसको अपने आँखों के सामने बांध लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनका चश्मा क्या है? इनका चश्मा है। इस चश्मे के माध्यम से ये बर्फ़ पर पड़ने वाली परावर्तनकारी विकिरणों को अपने आँखों में जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें याद रखनी। बाकी जो है इम्पोर्टेंट और बातें हैं इसमें, वो अभी हम आपको बताते बताते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद 3 प्रकार की हमने देख ली, शीतकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। आखेट पद्धति इनकी देख ली हमने। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं, अब इनके घर को देख लेते हैं, निवास गृह इनका कैसा होता है, ठीक है। आप सभी को मालूम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इग्लू क्या है। इग्लू क्या है अभी देख लेते हैं, इग्लू क्या है। इग्लू, इनके घर को कहते हैं इग्लू, ठीक है। चलिए, निवास गृह, निवास गृह, निवास गृह इनका इग्लू होता है। इग्लू, इनके घर को क्या नाम से जाना जाता है? इग्लू। इग्लू देखिए कैसा घर होता है। सामान्यतः हमारे घर ईंट पत्थरों से, सीमेंट से बनाए जाते हैं। जहाँ अत्यधिक बारिश होती है, भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं, असंवेदनशील होते हैं, वहाँ पे लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। या फिर जनजातियाँ अधिकतर जो होती है वो लकड़ियों के घर, घास फूस के घर बनाती है, झोपड़ी टाइप। लेकिन ये लोग विशेष है, ये लोग घास फूस के भी नहीं, पत्थरों के भी नहीं, ये लोग किसके घर बनाते हैं? बर्फ़ में रहते हैं तो बर्फ़ से ही घर बनाते हैं। देखिए कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। क्या होता है इनका घर का नाम? इग्लू। कैसा बनता है इनका घर? पढ़ा होगा आपने कक्षा 12 में। इस तरीके का एक गोल अर्धचंद्राकार गुंबद, उस अर्धचंद्राकार गुंबद में छोटा सा अंदर जाने के लिए दरवाज़ा, और इसको बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियों के माध्यम से, सिल्ली बोलते हैं ना उसको, ठीक है, हाँ सिल्ली बोलते हैं सर। बड़ी बड़ी सिल्लियों के माध्यम से इस तरीके से बर्फ़ की कटाई करते हैं ये, ताकि एक के ऊपर एक रख सके आसानी से, इस तरीके से, ठीक है। ये इनका क्या बन गया भाई? घर। क्या नाम है गुरुजी इसका? इसका नाम है इग्लू। इग्लू, ठीक है। ये अंदर जाने का रास्ता होता है इनका, घर के अंदर जाने का ये रास्ता होता है। इसके अंदर कैसे जाते हैं गुरुजी? इसके अंदर जाते हैं लेट करके, ठीक है, खड़े होकर के नहीं जाते, इसके अंदर लेट करके जाते हैं। इसको बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं इसको? इग्लू। देखिए इग्लू 1 या 2 या 3 आदमियों के रहने के लिए जगह होती है, लेकिन जब संयुक्त परिवार एक साथ रहता है इनका, तो क्या करते हैं, ये एक बड़े इग्लू का निर्माण कर लेते हैं, जिसके अंदर सारा परिवार रहता है। अलग अलग पोर्शन में उसको बांट दिया जाता है। देखिए अब समझने की बात यह है कि ये होते हैं बर्फ़ के, ठीक है। तो इसके अंदर गर्मी चाहिए इनको, क्योंकि ये चारों तरफ से बर्फ़ से रहते हैं। तो ये क्या है, सील मछली की खाल का उपयोग करते हैं। किसकी? सील मछली की खाल अत्यधिक गर्म होती है, उस खाल का उपयोग करते हैं, और ये दीवारों से दूर उस खाल को लगाते हैं। अगर दीवारों के पास लगाएंगे तो क्या होगा? दीवारों के पास लगाएंगे तो बर्फ़ पिघल जाएगी, घर इनका ढह जाएगा। तो दीवारों से दूर अपने अपने पोर्शन में उसको लगाते हैं, ताकि ये सर्दी से बच सके। अंदर बर्फ़ के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बर्फ़बारी वहाँ होती रहती है, ठंडी हवाएं आती रहती है। उन ठंडी हवाओं से बचने के लिए चारों तरफ कुछ तो बनाए, पत्थर तो मिल नहीं रहा वहाँ पे, तो इस तरह अच्छा घास फूस भी नहीं मिलेगी, लकड़ियाँ भी नहीं मिलेगी, इस वजह से बर्फ़ का ही बनाते हैं। चारों तरफ हवाएं तो रुक जाती है। अब गर्मी चाहने के लिए ये अंदर अलग अलग उसमें पोर्शन बना लेते हैं, जिस पोर्शन में खालों को लटका दिया जाता है, जिस वजह से ये गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। इनमें नाचने गाने की सबकी सुविधा होती है। बड़े बड़े चैम्बर बनाए लेते हैं अंदर ही, जैसे आप कोई हॉल देखा होगा आपने, उस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। इग्लू कहते हैं इसको। इसके अलावा निवास गृह में ये लोग वस्त्र बताऊं इनके, तो वस्त्र ये लोग मछलियों के और रेंडियर के खाल के ही पहनते हैं। उनकी खाल को ही ये अपने वस्त्र बना लेते हैं। और मांस काटने के लिए या शिकार करने के लिए या अपने बालों में कंघा करने के लिए अधिकतर जो इनके औजार हैं वो किससे बनाए जाते हैं? हड्डियों से, ठीक है।
हड्डियों से इनके औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये लोग कच्चे मांस का सेवन करते हैं, ये तो आपने पहले ही सुन लिया था, पहले ही जान लिया है। तो ये इनका निवास गृह हो गया, ये इनका हड्डियों वाला मामला हो गया। वस्त्र हो गया, वस्त्र ये उसी के पहनते हैं। ध्यान रखना, ये लोग कभी स्नान नहीं करते, नहाते कभी भी नहीं है। ठीक है, और ये लोग अपने वस्त्रों को भी कभी नहीं उतारते, बहुत ज़्यादा फटने पर भी उनको नहीं उतारते, क्योंकि उतारने वाली कंडीशन ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, अच्छा, इनकी सामाजिक संस्कृति की बात कर लें तो सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत क्या है, भूत प्रेत, भूत प्रेत, जादू टोना, जादू टोना, इनमें ये विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा जादूगर होता है उसको समाज में उतना ही बड़ा स्थान होता है, बड़ा जादूगर बड़ा स्थान। ठीक है, ये इनकी संस्कृति होती है। साथ ही साथ में इनकी एक देवी होती है, उस देवी को ये कहते हैं सेदना। देवी का क्या नाम है, सेदना देवी। कहाँ रहती है ये, जल में, जल में रहती है सेदना देवी। क्या करती है ये इनकी जो जल से खाद्य पदार्थ सामग्री लेते हैं उसका ये नियंत्रण करती है। ठीक है ना, अगर इस देवी को नाराज़ कर दिया तो इसका मतलब है ये सब लोग किस में है, फायदे का सौदा नहीं है इनके लिए, किसका सौदा है, हानि का सौदा है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ, इसको याद रखना। इसके अलावा ये लोग जो है इनका जो जीवन जो होता है वो बहुत ही दरिद्र होता है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने आप को खुश रखते हैं, स्वस्थ दिखाई देते हैं, मस्त दिखाई देते हैं, इसलिए ये लोग सैल्यूट के काबिल है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ थी। अच्छा, एक ध्यान रखना, परिवहन के कुछ साधन इनके जो है वो आपको बता दूँ मैं। एक परिवहन के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्लेज। इस तरीके की एक गाड़ी होती है जी, ये हड्डी होती है ये भी, और ये भी क्या होती है, हड्डी। इसके बीच में भी क्या लगी रहती है, ये हड्डियाँ। ठीक है, ये हड्डियाँ लगी होती है इसके बीच में भी, हड्डियों को यहाँ से बांध दिया जाता है इस तरीके से, और बांधने के बाद यहाँ इस तरीके से हुक लगे होते हैं इसमें, वो भी हड्डियों के ही होते हैं। उस हड्डियों को ये किसके माध्यम से, रेनडियर के माध्यम से, कुत्तों के माध्यम से ये चलाते हैं। बर्फ़ पे ये स्लाइड करती हुई जाती है, जिस तरीके से आपने उनको देखा होगा ना, जो स्लेजिंग करते हैं बर्फ़ में ऊपर से नीचे, क्या कहते हैं उनको, बर्फ़ पे स्लेजिंग करते हैं पैरों में बांध के, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। भारत में भी एक महान एथलीट है, केरल का रहने वाला है वो। तो इस तरीके की इनकी गाड़ी होती है, स्लेज इस गाड़ी को कहते हैं। ठीक है, सर्फिंग कहते हैं उसको, सर्फ करना। ठीक है, तो ये इस तरीके की गाड़ी होती है, इसको कहते हैं स्लेज गाड़ी। क्या नाम है इसका, स्लेज। और नाव को तो हम देख लिए, एक कयाक होती है और एक क्या होती है, उमियाक। ये आप जितनी भी एस्किमो के बारे में जानकारी थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम बुशमैन जनजाति को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त मत दीजिए। अभी इसका नक्शे के माध्यम से हम डायग्राम देख लेते हैं। अभी इसको नक्शे में दर्शा दीजिए हम, ताकि आपकी इमेजिनेशन बनी रहे कि ये कहाँ रहते हैं। निवास गृह तो कम से कम आप भूलने वाले नहीं हो, भूलोगे भी नहीं। इमेजिनेशन के लिए आप देखिए, विश्व का नक्शा बनाइए। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितने में ही रहते हैं। ये हम अलास्का वाला क्षेत्र बना दिए। ठीक है, और ये कनाडा का कटाफटा बाग है, ये हडसन झील वाला क्षेत्र, और ये आपका लेब्राडोर तट आ गया आपका। इसके बाद ये आपका, इससे कोई मतलब नहीं है, फ्लोरिडा वाले क्षेत्र है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप बनाइए ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, येलो साहब, ये ग्रीनलैंड बन गया। बस इतना ही बना दीजिए। चाहो तो आप स्कैंडिनेविया वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये इसी क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं गुरुजी? यहाँ पर। ठीक है, ये हडसन की खाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र है, टूटे फूटे। यहाँ 3-4 द्वीप पाए जाते हैं, बड़े बड़े, बेफिन द्वीप, एलेसमेरे द्वीप, और एक और है एलिजाबेथ द्वीप। ये इन द्वीपों पे भी ये पाए जाते हैं, बड़े द्वीप है ये। और ग्रीनलैंड के चारों ओर, ठीक है, यहाँ पे इस जनजाति का निवास। इंडेक्स बना करके ऐसे कर दीजिए और लिख दीजिए एस्किमो निवास क्षेत्र। ठीक है,
तो आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। कल मिलते हैं फिर एक नई जनजाति के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।